हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जो फिफ्थ ईयर सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी कर रहे हैं। तो उनकी सिलेबस के अनुसार कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन सभी में से मैं कुछ क्वेश्चंस को आज की इस सीरीज से स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम पर डे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। प्रीवियस ईयर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हों या उससे प्रीवियस ईयर पूछे गए हों, उन क्वेश्चंस को जो कि एक तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपको क्या जवाब लिखना है? क्या आपको डिटेल में मेंशन कर देना है? क्या आपको टू द पॉइंट लिखना है? किस तरीके से लिखना है? क्या क्या चीज़ें जो लो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलती है वो लिखनी है। तो जब भी आपका एग्ज़ाम आता है तो आपके एग्ज़ाम के समय पर आप बहुत प्रेशराइज होते हो और बहुत सारी चीज़ों को पूरी की पूरी बुक आपको याद करनी होती है। ऐसे में आप प्रेशराइज हो जाते हो, ये सोचते हो मैंने इस क्वेश्चन को कवर नहीं किया, मैंने इस क्वेश्चन को कवर नहीं किया, अब मैं क्या करूँ, एकदम से कैसे याद करूँ। तो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आपने वो पढ़ी है तो आप बनाकर भी उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो मेरा यही मोटिव है कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर के साथ पास हो। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि आपका एक लैंड लॉ का सब्जेक्ट है। और लैंड लॉ से रिलेटेड आज मैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए एग्रीकल्चर। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर टर्म को डिफाइन कीजिए, जो कि यूपी रिवेन्यू कोड 2006 के अंदर दिया गया है। अब इसको आप किस तरीके से याद करोगे? सबसे पहले आपको रिवेन्यू यूपी रिवेन्यू कोड 2006 का बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर है तो आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा और आप इसको याद भी कर सके। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है जो इसके बारे में बात करता है, और उसके बाद चैप्टर 1 जो कि हमारा प्रिलिमिनरी से स्टार्ट होता है। किसी भी बेयर एक्ट को आप उठा लीजिए, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी से स्टार्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पर डेफिनेशन क्लोज भी आपका यहाँ पर आ जाता है। अब डेफिनेशन क्लोज के अंदर आपको डेफिनेशन बहुत सी देखने को मिलती है, जिसमें एक डेफिनेशन आती है एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है लिखना एग्ज़ाम के अंदर, ताकि एग्जामिनर को पता हो, इसको एक्यूरेटली पता है कि इस सेक्शन की, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 डेफिनेशन क्लोज है, पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लोज है, लेकिन इसमें सब सेक्शन 1 किसी और को डिफाइन करता है, 2 एग्रीकल्चर को डिफाइन करता है, 3 किसी और चीज़ को डिफाइन करता है। इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है जब भी आपसे किसी भी टर्म के बारे में पूछा जाए। अब यहाँ पर इसमें एग्रीकल्चर टर्म को डिफाइन किया गया है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती है? तो हर्टिकुलेचर, एनिमल हस्बेंड्री, फिजिकल्चरल, फ्लावर फार्मिंग, बी कीपिंग एंड पोएट्री फार्मिंग। तो इन सभी चीज़ों को एग्रीकल्चर के अंदर शामिल किया गया है। अगर आपको ये सब हेडिंग याद है तो आप इन सभी पे कुछ ना कुछ चीज़ जो भी आपको पता है उनको बनाकर, सब हेडिंग बनाकर आप लिख सकते हो। लेकिन मेन पॉइंट, ये सभी पॉइंट आपको लिखने जरूरी है। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको लिखना है ही है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स का पूछ लिया गया तो आप इन सभी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, यहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्ड ऑफ रिवेन्यू किसे कहते हैं। अब बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, अगर आपने बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कहाँ पर डिफाइन किया गया है, कौन सी सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं।
तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 आपको देखना होगा, चैप्टर नंबर 3 यूपी रिवेन्यू कोड 2006 का। उसके अंदर सब हेडिंग लिखी होगी, आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एंड रिवेन्यू ऑफिसर, जिसके अंदर हमारा बोर्ड ऑफ रिवेन्यू आता है। और इससे रिलेटेड हमारी जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 7 है। अब इसमें सब पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं, पहला, दूसरा जो कि रिपील्ड हो चुका है, तीसरा और चौथा। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए बोर्ड ऑफ रिवेन्यू फॉर द उत्तर प्रदेश, यानी कि इस बोर्ड होगा उत्तर प्रदेश का, जो कि कंसिस्ट करेगा एक चेयरमैन को। इसके अलावा अदर मेंबर होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट उनको टाइम टाइम पर अपॉइंट करेगी उस बोर्ड को चलाने के लिए। यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट बोर्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शनिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, यानी कि इस कोड के बनने के बाद से ही तुरंत ये जो बोर्ड है ये गठित होते ही फंक्शन एकदम से इमीडिएटली फंक्शन में आ जाएगा। एंड डीम टू बी एन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, और इसे इस सेक्शन के अंदर समझा जाएगा कि इस का गठन हो चुका है। उसके बाद थर्ड सब सेक्शन क्या कहती है, नो पर्सन शैल बी क्वालिफाई फॉर द अपॉइंटमेंट। अब इस बोर्ड के अंदर जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है इसके अंदर कार्य करने वाले जो व्यक्ति है वो कब नियुक्त नहीं होंगे, अगर उन्होंने ये सभी क्वालिफाइड नहीं है इन सभी चीज़ों के लिए जो पॉइंट ए और बी में डिवाइड किया गया है, अदरवाइज वो अपॉइंट नहीं किए जाएंगे इसके अंदर चेयरमैन और मेंबर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ बोर्ड अनलेस ही हैज हेल्ड एन ऑफिसर नॉट लॉयर इन द रैंक ऑफ द कमिश्नर, अगर कमिश्नर की रैंक से अगर वो कम है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के मेंबर नहीं होंगे। इसी तरीके से जुडिशियल मेंबर अगर हैं वो बोर्ड के, तो उसके लिए मिनिमम यहाँ पर क्या है, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन कि वो कलेक्टर के लिए एलिजिबल होने चाहिए। अनलेस ही हैज़ हेल्ड एन ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ, यानी कि वो कलेक्टर की पोस्ट के लिए हो तभी वो जुडिशियल मेंबर्स ऑफ बोर्ड के अंदर एज ए पर्सन एज ए ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में एट एनी टाइम ऑफ मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी समय पर अपॉइंटमेंट कर सकता है या फिर बाद में कभी भी अपॉइंटमेंट कर सकता है। एंड डेजिग्नेट एनी मेंबर एज ए जुडिशियल मेंबर, यानी कि जिस भी मेंबर को नियुक्त किया गया है उसको एज ए जुडिशियल मेंबर नियुक्त कर सकते हैं रिवेन्यू बोर्ड के अंदर। या एनी सच मेंबर शैल बी अलॉटेड बाय एनी जुडिशियल बिजनेस, यानी उसको उस कार्य के लिए सौंप दिया जाएगा काम की इस तरीके से आपको कार्य करना है। हिंदी में मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर दिया है, इसको भी एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतनी सी इंफॉर्मेशन है, फिर हम लेके आएंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, आपको समझाएंगे कि उसमें आपको किस तरीके से जवाब लिखना है। आई होप आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे।